वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कश्मीर जाते टाइम आप कैसे कैसे जाएं, कहां कहां रुकें और कितना खर्चा होगा। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ट्रेन चूज़ करते हैं जयपुर से जम्मू जाने के लिए तो स्लीपर का खर्चा मैक्स टू मैक्स 550 से 650 आएगा पर पर्सन। और थर्ड एसी का फिर वही 1000 to 1500 एंड देन फिर फर्स्ट एसी एंड सेकंड एसी का वो थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हैं। और बाकी फिर जम्मू पहुंचने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप फ़्लाइट से श्रीनगर जा सकते हैं तो उसका खर्चा भी 3,500 से 4,000 आएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे आप। और आप कैब कर सकते हैं और बाइक कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। बस ये है कि फ़्लाइट से जाने में टाइम बचेगा और थोड़ा कम टाइम लगेगा बाइक से, लेकिन ये है कि आप व्यूज़ का ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, व्यूज़ का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये जो है बेसिक खर्चा है ट्रैवलिंग का जो मैंने आपको बताया अभी तक। अब चलते हैं आगे। कैब का खर्चा है, अगर आप शेयरिंग में करते हैं 4 से 5 लोगों का तो मैक्स टू मैक्स 2,500 से 3,000 आएगा जम्मू से श्रीनगर तक का। बाकी थोड़ा आपकी बारगेनिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बारगेन कर पाते हैं। और हमने जो रास्ता चूज़ किया था, जो वे चूज़ किया था जम्मू से श्रीनगर जाने का, वो था बाइक्स। हमने क्या की थी, रेंटल बाइक्स बुक कर ली थी। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि बाइक का जो हमने की थी बाइक, वो थी हिमालयन। 2 बाइक्स हमने करी थी, जिसमें जो पर डे की बाइक का जो रेंट था वो था 1400। बाकी पेट्रोल और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से पेट्रोल अपना। तो ये सबसे बेस्ट वे था। उसका रीज़न ये था गाइस कि मतलब कि बाइक से क्या है कि हम आगे कहीं भी घूम सकते हैं आराम से, जहाँ मन करे वहाँ रुक सकते हैं, व्यूज़ का मतलब कि पूरा व्यूज़ का एंजॉय कर सकते हैं व्यूज़ को। तो बेसिकली हमें जो तरीका अच्छा लगा वो बाइक्स का था। और हमने बहुत ही एक प्यारे भैया थे बाइक वाले, वहाँ से हमने बाइक रेंटल की थी। तो मैं उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप फ्रेंड्स वगैरह जा रहे हैं और आपके साथ कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं जो मतलब बाइक वाइक चलाने में काफ़ी अच्छे हैं, तो आप बाइक्स भी चूज़ कर सकते हो। और इसको फिर क्या है कि आपको आगे भी घूमने में बहुत आसानी रहती है अगर आप बाइक चूज़ करते हो। अगर आप टैक्सी वगैरह करते हो रेंटल, तो उसमें थोड़ा इश्यूज़ हो सकते हैं आपको कि मतलब हो सकता है आप मन के हिसाब से अपने ना घूम पाओ। पर बाइक हमारे हिसाब से तो बहुत बेस्ट ऑप्शन था। तो हमने तो जम्मू से श्रीनगर के लिए बाइक कर ली थी। और जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो मतलब ऐसे डिस्टेंस तो 250 से 300 किलोमीटर है, पर पूरा पहाड़ी रास्ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और अभी तो क्या है कि टनल बना दी गई है बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा रास्ता इजी हो गया है। तो आप थोड़ा उसी माइंडसेट से प्रिपेयर होके जाएं कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हैं अपना माइंडसेट करके जाएं कि 7 से 8 घंटे का जो टाइमलाइन है वो रहेगी जम्मू से श्रीनगर तक जाने की। बाइक और कैब या फिर टैक्सी और फ़्लाइट के बीच का डिफरेंस इतना ही कि फ़्लाइट से आप मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाओगे। इतना भी नहीं लगेगा, कम लगेगा। पर आपके जो पूरा बजट है उसमें 3,500 से 4,000 का डिफरेंस आ जाएगा, वो भी वन साइडेड रहेगा अगर आप दोनों तरफ से फ़्लाइट से आते हो तो। बाकी यही है कि फ़्लाइट से आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, रास्ते के जो व्यूज़ वगैरह हैं वो तो देखने के लिए बाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने बाइक चूज़ की थी। और यही डिफरेंस है फ़्लाइट और बाइक में, एक तो अमाउंट का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है और व्यूज़ का डिफरेंस है। तो हम तो क्या है कि सारे यंगस्टर थे और फिर मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह थे, बाइक अच्छे से चलानी आती थी तो हमने बाइक चूज़ की। और आराम से हम फिर श्रीनगर पहुँचे। हमें टाइम लगा, 6 से 7 घंटे लग गए, पर हम आराम से रास्ते में रुकते हुए खाते पीते हुए गए, आराम से पहुँचे। तो यही डिफरेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से जयपुर से जम्मू जाना है और जम्मू से श्रीनगर जाने के क्या रास्ते हैं। चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि श्रीनगर पहुंचने के बाद कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, क्या रुकने के बेस्ट ऑप्शंस हैं और कहाँ का जो स्टे है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, कितना बजट आपका पड़ेगा, कहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और आगे फिर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में आखिरी तक। कश्मीर ट्रिप की सारी जानकारी लेने के लिए आपको एक एक चीज़ की डिटेल्स दी जाएगी इस ब्लॉग में। देखिए, श्रीनगर में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप होटल्स, जो आप किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको मिलेंगे ही ऑप्शंस। वो तो आप किसी भी जो ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आई बी बो हो गया, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि श्रीनगर आप जा रहे हैं तो डल लेक पे बनी हुई सुंदर हाउस बोट्स में रुकें। तो अब इनके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इनका प्राइस जैसे कि मैंने आपको, अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे कश्मीर सीरीज़ के, तो उसमें भी बताया था कि अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 500 to 600 पर पर्सन पड़ जाएगा
इसमें क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स 1 से 2 रूम की हाउस बोट होती हैं, जो पूरी हाउस बोट आपको दे दी जाती है और उसमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप मतलब कि पीक सीज़न में जा रहे हैं, जैसे कि सर्दियों के टाइम में जा रहे हैं जब खूब बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो प्राइसेस थोड़े से वैरी करेंगे। वो तो आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जब आप देखोगे तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे हाउस बोट 2 तरीके की हैं। एक तो है जो नॉर्मल रेट्स में, उसमें भी सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं, और दूसरी जो हाउस बोट्स हैं थोड़ी वीआईपी वाली हैं, जो एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि वो होटल्स की पूरी फीलिंग देती हैं। तो उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो 6 से 7 हज़ार तक वैरी करती हैं। पर हम जिस हाउस बोट में रुके थे उसका नाम था तशकंद। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हम ऑफ सीज़न में गए थे तो उसका जो रेट था ना वो हमें बहुत नॉर्मल पड़ गया था, 500 to 600 पर पर्सन तक पड़ गया था, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट था। तो अगर आप श्रीनगर में स्टे कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हाउस बोट पे स्टे करना ही चूज़ करें। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस होगा। और होटल्स में तो आप कहीं भी घूमने जाएं तो रुक सकते हैं, पर हाउस बोट में जो रुकना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, जो शायद आपको किसी और शहर में या फिर किसी और ट्रिप पे ना मिले। अब बात करते हैं कि श्रीनगर में आप खाना कहाँ खा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टे तो आपका हो गया हाउस बोट पे, वो आप रेटिंग्स देख के किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से चूज़ कर सकते हो। अब रही खाने की बात, तो हर हाउस बोट पे खाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ अवेलेबल होता है, वो आपको अलग से पे करना होगा मेन्यू के हिसाब से। तो आप चाहें तो अपने हाउस बोट के ऑनर से बोल के खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हैं वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। रेस्ट अगर आप जो श्रीनगर का जो मेन मार्केट है, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि डल लेक पे जो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ना गेट नंबर 8 से, तो गेट नंबर 8 से जब आप मेन मार्केट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। मतलब कि एक तो पंजाबी हट्टी के नाम से रेस्टोरेंट है, वो भी दिख जाएगा। और हमने एक जो लेह रोड पे एक लेह हाईवे है वहाँ पे श्रीनगर में, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कृष्णा वैष्णो भोजनालय करके। तो उस पर क्या हमने सुना था कि बहुत फेमस है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, लेकिन जब वहाँ हम गए गाइस तो इतनी भीड़ थी कि हम मतलब वहाँ खाने के लिए हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे वेट करना पड़ता। तो हम वहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट था सोडी वेज रेस्टोरेंट के नाम से, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। तो वहाँ पे भी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, रीज़नेबल प्राइस में था। तो अगर आप वेज हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप ये 2 रेस्टोरेंट अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब हो गई खाने की बात, अब करते हैं श्रीनगर में घूमने की बात। तो श्रीनगर में आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कर सकते हैं शाम के टाइम में डल लेक पे शिकारा राइड। उसके प्राइजेज़ जो शिकारा वाले भैया हैं वो आपको बहुत बोलेंगे 2000, 3000, 4000, पर आप बार्गेनिंग करके उनको 1000, 1500 तक ला। शिकारा राइड करते हुए आप जो डल लेक का फेमस फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेजिटेबल मार्केट है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और श्रीनगर में घूमने की गाइस और भी जगह हैं, शंकराचार्य जी का मंदिर, शालीमार बाग, निषाद गार्डन, ठीक है, और परी महल। तो हम तो ये 4 जगह नहीं घूम पाए थे, थोड़े से हम अनलक्की रहे अपनी ट्रिप में, पर ये जो सारी चीज़ें हैं आप अपने श्रीनगर की ट्रिप में मतलब शामिल कर सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे घूमना है, कहाँ कहाँ स्टे करना है। तो इस तरीके से आप श्रीनगर पूरा घूम सकते हो और इतने बजट में, जितना बजट मैंने आपको बताया है, आराम से घूम सकते हो। अब बात करते हैं कश्मीर ट्रिप की सबसे सुंदर जगह पहलगाँव की। तो सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि अगर आप पहलगाँव घूमने आ रहे हैं तो कम से कम 2 दिन सिर्फ पहलगाँव के लिए रखिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह हैं कि आपके लिए 1 दिन तो बहुत कम पड़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट, मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कब बारिश होने लग जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो बात करते हैं पहलगाँव में स्टे की। तो हमने पहलगाँव में जो स्टे है, जो सुंदर सुंदर आपको कैंप दिख रहे हैं, यहाँ पे चूज़ किया था। कैंप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कैंप के जो चार्जेस हैं वो मैंने पहले भी बताए, अब भी बता देती हूँ कि कैंप के जो चार्जेस हमें पड़े थे वो पर पर्सन पड़े थे 700 ऑलमोस्ट। बाकी वही बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं कि कैंप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहेगा। गाइस कोई भी नुकसान नहीं है, बस एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगा कि वहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो थोड़ी सी सूटेबल नहीं है, मतलब होटल जैसे नहीं है, तो थोड़ा नहाने का थोड़ा सा इशू आ सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैंप चूज़ कर सकते हैं एकदम नदी के किनारे, प्यारा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब कि नेचर की गोद में। आप देख ही पा रहे होंगे कितना सुंदर व्यू है। तो
तो अब बात करते हैं पहलगाम में घूमने की। तो पहलगाम में आप बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवारी और बाईसरान वैली घूम सकते हैं। बेताब वैली की जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, तो वो आप वहाँ पे दे सकते हैं और आराम से बेताब वैली घूम सकते हैं और आराम से जा सकते हैं ये सारी जगह अपनी बाइक से घूमने के लिए। किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको घूमने में। मतलब कि जो चंदनवाड़ी है वहाँ पे भी कोई टिकट नहीं लगती है और किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है आपका। और बाकी जो मैंने कैंप्स वगैरह के चार्जेस है पहलगाम में वो तो आपको बता ही दिए। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको वहाँ से आसानी हो जाएगी चूज़ करने में। और अब रही पहलगाम में खाने की बात, तो कैंप वाले भैया का भी सेम है कि आप ब्रेकफास्ट वगैरह उनसे ले सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहलगाम के मेन मार्केट में आप जाइए, आपको लाइन से वेज रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे, नॉन वेज के ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। तो वहाँ पे आप आराम से रीज़नेबल प्राइस में खाना खा सकते हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, वॉटेवर आपको जो चाहिए। पर सबसे अच्छा सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि पहलगाम आने के लिए आप कम से कम अपनी ट्रिप के 2 दिन बचा के रखें, क्योंकि पहलगाम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लोकेशन है और घूमने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना कि किस तरीके की नदी के किनारे हमारे कैंप्स थे। तो ये कैंप का जो स्टे होता है एक बहुत ही मतलब मेमोरेबल स्टे होता है। जो होटल्स में तो हम हमेशा ही रुकते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के जो स्टे होते हैं उनके बारे में मैं आपको इसमें जानकारी प्रोवाइड करवा रही हूँ अपने पूरे ब्लॉग में। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन गुलमर्ग पे। तो बेसिकली अगर आपके पास बाइक्स हैं या अपनी खुद की कार है तो आप आराम से श्रीनगर में स्टे करते हुए अपना मोस्टली आप जो स्टे है वो श्रीनगर में चूज़ करिए पहलगाम को छोड़ के, क्योंकि पहलगाम में स्टे आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। तो वहाँ आप स्टे करने के लिए 2 नाइट चूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर अब चलते हैं गुलमर्ग पे। तो गुलमर्ग में जाने का ऐसा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, बस पेट्रोल वगैरह जो लगेगा बाइक का वो तो है ही। बाकी वहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि शिव मंदिर है, वहाँ पे कोई किसी तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। चिल्ड्रंस पार्क के जो चार्जेस हैं वो 10 रुपीज़ पर पर्सन है। महाराजा पैलेस वहाँ पे घूमने की जगह है, उसके जो टिकट के प्राइसेस हैं वो है 40 रुपीज़ पर पर्सन। बाकी वहाँ पे अगर आप गंडोला राइड करना चाहते हैं जो कि हम नहीं कर पाए थे, तो उसके 1 फेज़ के जो चार्जेस हैं वो हैं 750 रुपीज़ पर पर्सन। बाकी डिटेल जो है इसके बारे में जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी एक चीज़ और है गाइज़ वहाँ पे कि आप वहाँ पे कोशिश करें कि आप घोड़े वाले जो भैया होते हैं उनसे बचें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मौसम में जा रहे हैं जब बर्फ़ नहीं पड़ रही है तो आप पूरे गुलमर्ग को अपनी बाइक से कवर कर सकते हैं, अपनी कार से कवर कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। और वहाँ पे जो पार्किंग वगैरह के चार्जेस हैं वो वही हैं 20 रुपीज़ पर व्हीकल, तो वो 2 से 3 जगह आपको पे करने होंगे। सब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो थी अहरबल वाटरफॉल, जो श्रीनगर से ऑलमोस्ट 70 to 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है आपको जो पे करना होगा। सिंपली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बाइक का पेट्रोल वगैरह और वो जो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह वो तो आपका रहेगा ही। बाकी पार्किंग के 20 रुपीज़ पर आपका व्हीकल रहेगा जितनी भी देर आप खड़ी करना चाहते हैं। खाने पीने का तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आप खा पी सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो तो खाने की चॉइस पे मेन्यू होता है टोटली। और बाकी जो यहाँ के जो एंट्री प्राइस है टिकट का वो 10 रुपीज़ ओनली पर पर्सन है। तो अहरबल का टोटल खर्चा का आइडिया आपको लग ही गया होगा। बाकी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता ही दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और वहाँ का पूरा एक्सप्लेन करते कि वहाँ का खर्चा कितना क्या कैसे आ रहा है। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन जो है दूध पत्री, जो कि श्रीनगर से काफ़ी पास में है, ऑलमोस्ट ओनली 40 to 45 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जाने का भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था, वो तो बाइक से जाने का पेट्रोल तो मैंने आपको पहले बताया हर जगह लगेगा ही। बाकी अगर आप घोड़े वाले भैया को हायर नहीं करते हो, ट्रैकिंग करना पसंद करते हो, तो यहाँ पे कुछ भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे सिवाय पार्किंग को छोड़ के। पार्किंग का एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है एरिया वाइज कि इतने से इतने किलोमीटर तक 20 रुपीज़ आपको पे करने, देन नेक्स्ट आगे फिर 20 रुपीज़ आपको पे करने हैं। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 पॉइंट है यहाँ पे भी, तो जहाँ पे आपको 20 पे करने, ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ पर व्हीकल आपका हो जाएगा मैनेज। तो दूध पत्री का भी सिर्फ इतना ही खर्चा है और बाकी खाना पीना वो टोटली आप पे डिपेंड करता है गाइस। तो ये था हमारा ऑल ओवर जो खर्चा हमारा आया था, जिसमें हमारे 8 डेज़ थे, जिसमें से 4 डेज़ हमारी ट्रैवलिंग का था क्योंकि हम ट्रेन से गए थे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। और 4 दिन हमने आराम से घूमे थे और 4 लोकेशंस कवर की थी, जिसमें श्रीनगर पूरा था हमारा और पहलगाम पूरा था, गुलमर्ग पूरा था,
और फिर क्या था कि दूध पत्री पूरा था। ये सारी लोकेशंस हमने पूरी तरीके से कवर की थी। तो हमारा जो टोटल खर्चा आया था वो 15,000 पर पर्सन आया था, एक्सक्लूडिंग शॉपिंग। जो मैं अपने लिए या फिर जो भी शॉपिंग वगैरह करी वो इसमें इंक्लूड नहीं है गाइस। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी किसी भी मंथ में, पूरे साल के किसी भी मंथ में कश्मीर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपकी चेकलिस्ट में सामान क्या क्या होना चाहिए। अच्छे जूते, ग्लव्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और किसी भी मौसम में आप जा रहे हैं, चाहे वो मानसून हो चाहे गर्मी हो, मोटी जैकेट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का मौसम कभी भी बदलता रहता है और पहलगाम पे बहुत ही ठंडा रहता है। और रेनकोट तो मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हर 10 किलोमीटर पे बारिश कभी भी आ जाती है, तो रेनकोट होना तो बहुत ज़रूरी है अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।